आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेगूसराय की घटना के तीसरे दिन पुलिस ने गोलीकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 4 अपराधियों की गिरफ्तारी भी दिखा दी, लेकिन पुलिस की तरफ से एडीजी ने जो थ्योरी बताई उसमें कई तरह के कंट्राडिक्शन हैं। घटना के चौथे दिन पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक और कपड़े भी जब्त किए। गोलीकांड में गिरफ्तार चारों आरोपियों के नाम हैं बेगूसराय के बिहट का रहने वाला चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, हाजीपुर का रहने वाला सुमित, बेगूसराय के बिहट का रहने वाला केशव उर्फ नागा और बेगूसराय का ही रहने वाला युवराज सिंह उर्फ सोनू। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये वही अपराधी हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं? जब ये सवाल एडीजी मुख्यालय से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं बताएंगे। इस 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। सवाल नंबर 2, गोली किसने चलाई? एक तरफ पुलिस कह रही है कि उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि गोली किसने चलाई तो एडीजी कहते हैं कि सबूत होगा तो बताएंगे। बताया, लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। तीसरा सवाल, क्या केशव उर्फ नागा गोली चलाने वालों में शामिल था? क्योंकि उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि घटना के समय वो कहीं और था। पुलिस इस सवाल पर जांच की बात कह रही है। मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं उसका हम लोग उद्भेदन। पुलिस का दावा है कि गोली दहशत फैलाने के लिए चलाई गई और किसी खास व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो चौथा सवाल ये है कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया? पुलिस उसका भी नाम नहीं बता रही है। और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती। यानी पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल है कि जब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों के कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए, फिर ये क्यों नहीं बता रही है कि गोली किसने चलाई? पुलिस दावे के साथ ये क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। चलिए, पुलिस ने अपनी थ्योरी दे दी है, लेकिन उस पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ नहीं बल्कि 10 सवाल ऐसे हैं जो कि सामने हैं। पहले कहा 2 आरोपी हैं, फिर कहा 4 आरोपी हैं। पहला सवाल तो यही। दूसरा सवाल यह है कि पहले 2 संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, दूसरे दिन 4 संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। दोनों सीसीटीवी फुटेज में अलग अलग चेहरे हैं। गोली किसने चलाई यह नहीं बताया, लाइनर कौन था यह नहीं बताया। कुछ और पर शक है तो मामले का खुलासा कैसे हो गया? आरोपी नागा जो है वो हमले के वक्त ढाबे पर क्यों था? सीसीटीवी वीडियो में नागा निश्चिंत कैसे दिख रहा है? अपराधी बार बार रास्ता क्यों बदल रहे थे? तो ऐसे 10 सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा, देना भी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस की थ्योरी है वो स्क्रिप्टेड लगती है। सामने देखकर एसपी ने पढ़ दी और उसके बाद ये सब चारों तरफ फैल गया और इसे कहा गया कि इसे मान लीजिए।
तो तकरीबन 75 घंटे बाद पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा किया, लेकिन पुलिस की जांच थ्योरी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। नीतीश सरकार पर असली गुनहगार को बचाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच की मांग कर दी। क्या बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश हो गया? अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। क्या बेगूसराय गोलीकांड की जांच में झोल है? हज गोलीकांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था। क्या बेगूसराय गोलीकांड आतंकी घटना थी? के नामों को बदला और छिपाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय गोलीकांड की जांच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लीपापोती का आरोप लगाया है और दावा किया है कि गोलीकांड के असल गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। तथ्यों को छुपाने का काम किया जा रहा है और तथ्यों को छुपा करके तुष्टीकरण की जा रही है। असली अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। अब जरूरत है इस कांड में, ये महज गोली कांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड को आतंकी घटना करार दिया है और इसकी जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की है। उसमें भी एक वर्ग के लोग ही आतंकी हमले किए थे। अब इसकी जांच, अगर मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, लिपापोती नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए, जिसमें देश को सच पता चल सके। नहीं तो ये तुष्टीकरण के तहत अपराधियों को छुपा रहे हैं। असली अपराधी कौन है? गिरिराज सिंह के आरोपों पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने गिरिराज के आरोपों को बेवजह बता दिया। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसका कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। दरअसल मंगलवार को 4 बदमाशों ने बेगूसराय को गोलियों से थर्रा दिया था। पुलिस का दावा है कि 2 बाइक पर सवार इन्हीं 4 बंदूकबाजों ने बछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 10 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 31 साल के चंदन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड के 85 घंटे के बाद पुलिस ने गोलीकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस सब कुछ बता भी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छुपा भी रही है। आई नो हूँ, आप ये बता नहीं सकते, मतलब अभी नहीं बताएंगे, ये अनुसंधान का विषय है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। सुशील मोदी ने बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग की। सुशील मोदी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि पुलिस के बयान से ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत कराने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों बेगूसराय के अंदर जो गोलीकांड हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, उस पूरे मामले पर आज एसपी बेगूसराय और एडीजी मुख्यालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भारी विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है, अस्पष्टता है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मांग करते कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और पटना से बड़ी खबर है, दीघा आशियाना रोड में 10 लाख रुपयों की लूट हुई है। अपराधियों ने महिला से रुपए लूट लिए, वो भी 10 लाख रुपए। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से, जहां दीघा आशियाना रोड में 10 लाख की छिनताई हुई है, लूट हुई है। अपराधियों ने एक महिला से रुपए लूटे हैं। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लूट कांड से जुड़ी हुई, जहां पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और 10 लाख रुपए एक महिला से छिनताई की गई है, लूटे गए हैं। भागलपुर में सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजल के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।
सड़क जाम करने से पहले लोग थाने गए थे, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर वहां से वापस भेज दिया। मोहम्मद अफजल की बुधवार रात गोली मारकर हत्या की गई थी और अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। जो 48 घंटे तक में जो भी आउटपुट है बिल्कुल निराशाजनक है। 48 आवर्स हो गया, अभी तक हम लोग को किसी भी तरह का कुछ क्लू नहीं मिल पाया है कि कौन है, पुलिस क्या करी है। अभी तक हम लोग का यही मांग है कि जो भी किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुजफ्फरपुर में चर्चित कपड़ा व्यवसायी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रंगदारी मांगे जाने के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। अपराधियों ने खुलेआम पिस्टल लहराकर व्यवसायी रंजन कुमार से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और दुकान में ताला जड़ दिया था और एसएसपी को खुली चुनौती दी थी। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गिरफ्तार डब्बू पटेल उर्फ सुबोध पटेल और अभिषेक पटेल से पूछताछ हो रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर, डेंगू से एक महिला की मौत हुई है। डेंगू से जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। मीरगंज के दक्षिण मोहल्ले की महिला थी, जहां गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया था। कई अस्पतालों में अब भी डेंगू के मरीज भर्ती हैं और डेंगू को रोकने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल हल्की बारिश में पानी पानी हो गया। शुक्रवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी जमा है। अस्पताल में पानी लगने की वजह से मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। संक्रमण का भी खतरा है। पानी लगा हुआ, आप लोग परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है ना। ये बताइए, पानी लगा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, थोड़ी तो परेशानी हो गई। संक्रमण फैलने का भी खतरा बना रहेगा। कुछ और भी मरीज परिजन है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, पत्थर तो पड़ा है, इसमें पत्थर दिखाई नहीं देता है। संक्रमण फैलने का भी खतरा, बहुत बीमारी फैलने, बहुत कचरा इधर आ गया, बाहर निकल गया है सब। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बगहा एसपी ऑफिस पानी पानी हो गया। पिछले 48 घंटे से जारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। एसपी ऑफिस के साथ ही पुलिस लाइन में 3 फीट तक पानी जमा है। जलजमाव के बाद पुलिस विभाग में कामकाज प्रभावित है। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नगर परिषद का कहना है कि पानी की निकासी के लिए काम हो रहा है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के किनारे कटाव से इलाके के लोग दहशत में हैं। बिलदौर और चौथम प्रखंड के पास हो रहे कटाव से ग्रामीण खौफ में हैं। कटाव को लेकर और इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से बागमती नदी से हो रहे कटाव ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कटाव अब धीरे धीरे अग्रहण गांव के कई और घरों को लीलने को तैयार है। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले साल भी 2 दर्जन से ज्यादा घर बागमती में समा गए थे और इस साल कटाव निरोधी काम शुरू हुआ, लेकिन उससे अब तक कटाव पर रोक नहीं लग पाई है। हम प्रखंड का ये अग्रहण गांव है। हम लोग का घर बागमती नदी से कटाव के कारण कटते जा रहा है। रात दिन नींद नहीं होता है। हम लोग का घर कटाव के कारण कभी भी कटाव में समा सकता है। रोज चट्टान की तरह जमीन कटकर नदी में गिर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला। खगड़िया में पुलिस ने एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, जो 1 महीने से अवैध रूप से फरकिया चर्म उद्योग विभाग में पशु क्रूरता निवारण ऑफिस चला रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पशु क्रूरता की रोकथाम के नाम पर अवैध उगाही करता था। जब खगड़िया एसपी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए और फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार युवक का कहना है कि उसने कोई फर्जी काम नहीं किया। एसपीसीए का जो पशु तस्करी के ऊपर जो है काम करती है, पशु क्रूरता को रोकने के लिए, उसका ऑलरेडी निबंधन किया हुआ है। तो फिर आपको कैसे अरेस्ट किया पुलिस? किस आधार पर? तो किस आधार पे किए हैं तो वो ही जानेंगे। मोतिहारी में मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। दरअसल कल्याणपुर के अलौला गांव निवासी जमालुद्दीन तेज बुखार से पीड़ित थे, जिन्हें परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी के निजी अस्पताल रहमानिया मेडिकल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान कई टेस्ट कराए और मरीज के परिजनों को स्वस्थ होने की सांत्वना दी।
लेकिन आज अस्पताल प्रबंधन ने अचानक प्लेटलेट के डाउन होने की बात कहकर मौत हो जाने की जानकारी दी, जिससे परिजन गुस्से में आ गए। फिर क्या था, अस्पताल के कर्मी परिजनों पर ही टूट पड़े। बातचीत और बहस के दौरान अस्पताल कर्मियों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर के.एन. सिंह का कहना है कि मरीज की मौत के बाद परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे थे। मामले की जांच जारी है। 100% यहाँ ठीक होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज चौथा दिन जो है हमारे पेशेंट को मुआ दिया, चौथा दिन पेशेंट को मुआ दिया। देखिए कुछ भेंट भी नहीं करने देता था, मिलने भी नहीं देता था, कुछ करने नहीं देता था, गलत रिपोर्ट बना के पता चला है। हम जब आए हैं तो जैसे लोग रो रहे थे और डेथ होने के कारण जो है सो लोग तोड़ फोड़ कर दिए हैं। डेथ का हो गया, हमको पहले क्यों नहीं छोड़ दिया गया, यहाँ से पहले रेफर कर दिया, क्यों नहीं गया, यही सब बोल रहा था। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं सर। क्या बढ़िया से इलाज नहीं किया गया, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। और तो ये तो फाइल देखने के बाद ही चलेगा ना, फाइल ओरिजिनल फाइल जो है वो देखने के बाद चलेगा। गया में लाल मेडिकल के प्रोप्राइटर से रंगदारी मांगी गई है 5 लाख की, और इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोतवाली थाने के जीवी रोड स्थित लाल मेडिकल हॉल के प्रोप्राइटर से फोन करके रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने केस दर्ज कराया है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार डर के साए में है। वाली थाना में FIR दर्ज करवाए, बोले भी इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो बोले कार्रवाई बहुत तेजी से होगा। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार में खाद की किल्लत पर सियासत जारी है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार की खाद की सप्लाई कम करने का केंद्र पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार को जितनी खाद की जरूरत थी वो नहीं मिली। वहीं केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि ये सप्लाई नहीं हो पा रही है और लूट खसोट जारी है। भारत सरकार, सबको पता है कि जून जुलाई और अगस्त में खेती होता है धान का या मक्के का या जो फसल है बिहार में, उसमें भारत सरकार ने कम दिया और फर्टिलाइजर का शॉर्टेज का सबसे बड़ी जिम्मेदार है तो भारत सरकार के लोग हैं। उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज भोजपुर के कोइलवर में मानसिक अस्पताल का उद्घाटन किया और इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। अस्पताल का उद्घाटन करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर के लोगों का भी यहां बेहतर इलाज हो पाएगा। और आज बड़ी खुशी है कि उसके उद्घाटन करने का भी मुझको मौका मिला है, आज आने का मौका मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सब कितनी बड़ी चीज है। आप समझ लीजिए, जो कोई भी जन्म लेता है और उसके पास कोई मानसिक समस्या है और उसके इलाज के लिए लोगों को आना पड़ता है, तो अलग किस्म का इलाज है ना भाई। इस सामान्य अस्पताल से अलग विशेष तौर पर उसका ख्याल रखा जाता है, तभी लोगों को ठीक ढंग से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए उसके लिए किया गया और आज देखने का हमको सब कुछ मौका मिल गया है और इन लोगों ने बता दिया है कि 272 बेड होगा और अब 180 बेड तो चालू हो गया है, लेकिन बाकी भी जो बेड है वो 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। कि ये 272 का होगा तो संभव है उससे भी ज्यादा लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे और ये ट्रीटमेंट जो इतना बढ़िया से होगा तो खाली बिहार के लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, दूसरे जगह के लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि बिहार में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो और लोग भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ सकते हैं। कल विश्वकर्मा पूजा है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में। पटना की सड़कों के किनारे कलाकार भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियां बेच रहे हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना करने से हमें कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से भगवान विश्वकर्मा बचाते हैं। यही वजह है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे जो वाहन होते हैं उसकी पूजा की जाती है और इसके साथ ही साथ जो भगवान विश्वकर्मा हैं उनकी मूर्ति की पूजा आराधना भी की जाती है।
और उसके मद्देनजर पटना की सड़कों के किनारे भगवान विश्वकर्मा की जो मूर्ति है वो बनाए गए हैं। लोग आ रहे हैं, खरीद कर ले भी जा रहे हैं, क्योंकि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। जो मूर्ति कलाकार हैं राजस्थान से आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और ये लोग हर साल यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं, उसे बेचते हैं और जो भी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा आराधना की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा। आप हमेशा मूर्ति यहाँ पे बेचती हैं? हमेशा बेचती। अभी तक कितने मूर्ति बिक्री हुई है? अभी इस बार दिन से एगो बिका है। उम्मीद है कि बिक जाएंगे सारे? उम्मीद तो लग रहा है, कल तक है पूजा, कल पूजा बिकेगा। बिल्कुल, तो राजस्थान के लोग कलाकार हैं, उम्मीद है कि इनकी मूर्ति जरूर बिक्री होगी, क्योंकि साल में एक ही बार भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में जो दिन है वो खास है। सभी लोग अपने घर के वाहनों की, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर पूजा आराधना भी करते हैं और इसी के मद्देनजर पटना की सड़कों के किनारे भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बनाकर तैयार कर दी गई है। ग्राहक आ रहे हैं, खरीद कर मूर्ति को अपने घर ले जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आकाशवाणी पटना के चौपाल वाले बटुक भाई का निधन हो गया। रेडियो के मैथिली कंपेयर और उद्घोषक छत्रानंद सिंह झा उर्फ बटुक भाई ने पटना में आखिरी सांसें ली। 77 साल के बटुक भाई कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वे आकाशवाणी पटना के चौपाल कार्यक्रम में प्रमुख पात्र हुआ करते थे। उनके पात्र का नाम बटुक भाई था, जिससे उनकी शोहरत थी, नाम था और उसी नाम से मशहूर भी हो गए। छत्रानंद सिंह झा उर्फ बटुक भाई का जन्म 5 अप्रैल 1946 को दरभंगा के चनौर में हुआ था। वे 1968 से 2006 तक आकाशवाणी पटना से जुड़े रहे। चौपाल कार्यक्रम में जब वे जुड़े तो उनकी उम्र सबसे कम थी, इसलिए ही उनका नाम बटुक भाई रख दिया गया था। रेडियो के शौकीन रहे लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, परिचित हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।